हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार का उद्देश्य है कृषि से, पशुपालन से, मत्स्य पालन से, मधुमक्खी पालन आदि तरीकों से खाद्य उत्पाद को बढ़ाना और गुणवत्ता का सुधार करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, फसलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि फसलों से हमें अनाज प्राप्त होता है और अनाज में हमारे पास गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि शामिल है। यह हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि जितने भी मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी हमें जो है वो अनाज, फलों, सब्जियों आदि से प्राप्त होता है। तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज से प्राप्त होता है मेनली। सेकंड है बीज। बीजों से हमें तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अरंड, सरसों आदि से तेल प्राप्त होता है और ये हमारे शरीर को वसा प्रदान करते हैं। वैसे तो बच्चे सभी बीज जो है वो खाने वाले नहीं होते, खाने लायक नहीं होते, पर उनमें से बहुत सारे बीज ऐसे भी हैं जो कि खाने लायक हैं और उसमें से मैंने एग्जांपल्स दे के रखे हुए हैं कि तिल, सोयाबीन, मूंगफली आदि, और ये हमारे शरीर को वसा प्रदान करते हैं। तीसरी चीज़ जो कि हमें फसलों से प्राप्त होती है वो है मूंग, उड़द, चना आदि, और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ गया है कि सब्जियां, मसाले एवं फल, ये भी हमें जो है वो फसलों से प्राप्त होता है। तो विटामिन और खनिज लवण ये हमें सब्जियों और फलों से और मसालों से प्राप्त होता है, जैसे कि आम, सेब, चेरी, केला, तरबूज, और सब्जियों में होगी आपकी पालक या हरी पत्तेदार सब्जियां, मूली आदि। लास्ट है हमारे पास चारा फसलें। चारा फसलें जैसे कि बरसीम, जई, सुडान आदि, ये सारी की सारी फसलें पशुओं के लिए चारों के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। ये सारी घास हैं और ये सारी की सारी चारों के रूप में पशुओं के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है संतुलित आहार। ये संतुलित आहार होता क्या है, ऐसा भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण विद्यमान हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो जिसमें भी जो भी अभी हमने चीज़ें पढ़ी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा था, विटामिन था, ये सारी चीज़ें जिन भोजन में उपस्थित होंगी वो सारा का सारा भोजन हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित आहार। अब जो भी आप सुबह खाने में ब्रेकफास्ट में खा रहे हो या लंच के टाइम खा रहे हो, तो उसमें आपने ये चेक करना है कि हम जो भी खा रहे हैं क्या उन सभी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन, खनिज लवण आदि उपलब्ध मात्रा में उपस्थित हैं या नहीं है। अगर उनमें से आपको कोई भी चीज़, ये जो मैंने बताई आपको जितने भी पोषक तत्व, इनमें से यदि कोई भी एक चीज़ उपस्थित नहीं है तो फिर आपका ये जो भोजन है वो संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा, ये पोषक तत्व। तो ये हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले स्लाइड में कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, वसा, बीज के तेल से, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। प्रोटीन हमें दालों से, विटामिन और खनिज लवण सब्जियों और फलों से। तो ये सारे के सारे पोषक तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहता है और हमें काम करने का भी जो है वो मन करता है। फसलों के बारे में बात करते हैं। बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की जाने वाली खेती फसल कहलाती है। जैसे कि हमारे खेतों में हम गेहूं या मक्का जो है वो पूर्ण रूप से लगाते हैं, तो वो एक प्रकार का जो खेत है वो पूरी की जाने वाली खेती जो है उसे फसल कहेंगे। और ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तीसरी हम यहाँ पर जायद की फसलें भी समझेंगे कि वो क्या होती है। तो रबी की फसल क्या होती है, रबी की फसल है शीत, जो कि सर्दी ऋतु में उगाई जाती है। ये नवंबर से अप्रैल तक जो है इसका टाइम पीरियड है, और इसमें उदाहरण है गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं। दूसरी है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो कि वर्षा या बारिश की ऋतु में उगाई जाती है, और ये जून से अक्टूबर तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। उदाहरणतः बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंग और मक्का। बच्चों, आपने अभी जो है अपने खेतों के आसपास मक्की की फसल तो देखी ही होगी, तो ये खरीफ की फसल कहलाती है। और आगे जो आप गेहूं की फसल लगाने वाले हो वो आपके रबी की फसलें हैं। तीसरी तरह की जायद फसलें हैं जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ। जो मौसमी फसल रहती है हमारी, उन्हें जायद की फसलें कहते हैं। उसमें से
एग्जाम्पल्स हैं आपके तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज। ये जो है वो जायद की फसलें, मौसम के अकॉर्डिंग हम इन फसलों को अपने जो रबी और खरीफ की फसल है उनके साथ उगाते हैं। नेक्स्ट है कि फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अब बेटा हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी फसलें किस प्रकार से हैं, पर हम इन फसलों की किस्मों में सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि फसल की किस्म में सुधार के कारक हैं अच्छे और स्वस्थ बीज। अगर हमारे बीज अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी जो है हमारी फसल जो है वो भी अच्छी ग्रो करेगी, अच्छा प्रोडक्ट जो है वो हमें देगी। तो हमारे पास अच्छे बीज कहाँ से आएंगे? सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा संकरण। संकरण का मतलब है बच्चे, जो भी विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधे होंगे उनके बीच संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि कई खेतों में जो है ये किसी का फ्रूट जो है या किसी की मक्की की ही बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर मक्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है और कहीं पर जो है वो मक्की जो है वो अच्छी नहीं लग रही। जैसे कि हमारा जो मक्की का दाना है, किसी खेत में जो है या किसी पौधे में जो है मक्की के दाने जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं एक मक्की के पौधे में, और कहाँ कहीं पर जो है वो मक्की के बीज जो है वो ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो वो मक्की का खेत है जहाँ पर हमने जो है, जहाँ पर बीज जो है वो काफ़ी मात्रा में हमें नहीं मिल रहे हैं, वो अच्छे बीज नहीं हैं, और जहाँ पर ज़्यादा मात्रा मिल रही है वो एक अच्छे बीज है। तो हम उन दोनों के बीच में संकरण करवा के जो है वो नई फसल तैयार कर सकते हैं। नंबर 2 है फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक। तो कारक कौन कौन से हैं? उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता को बढ़ाना। उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता को प्रत्येक फसल में विभिन्न भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। अब बच्चे आपको जो है वो एक फसल में जो है वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा नहीं मिल सकती है। आपको यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है वो तीनों चाहिए, तो आपको वो अलग अलग फसलों में ही मिलेगी। किसी एक फसल में ये तीनों मुख्य पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि दाल में हमें प्रोटीन ही मिलेगी, तो उसमें प्रोटीन की गुणवत्ता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है वो दाल अच्छी मानी जाएगी। तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल और सब्जियों का संरक्षण जो है वो महत्वपूर्ण है। उसमें जो है हमें विटामिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना, विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करना है। और उसके लिए जलवायु में जो है, जलवायु अगर अच्छी रहेगी तभी जाकर हमारी फसल भी अच्छी उगेगी। अगर विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जलवायु है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी फसल को उगाना चाहिए। नेक्स्ट है ऐच्छिक विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। इसी प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। अब बेटा आप चारा जो है, चारे वाली फसलें जो होंगी आपकी, वो लंबी होनी चाहिए, घनी होनी चाहिए। ज़्यादा होंगी, घनी होंगी, तो आपको जो है आपके चारे के लिए वो अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकें इस्तेमाल की जाती है जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। अभी तक हम जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि हम कैसे फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें ये रहेगा पोषक प्रबंधन। दूसरे जीवों की तरह पौधों की वृद्धि हेतु कुछ तत्व पोषक पदार्थों की उनको भी आवश्यकता होती है। जैसे जीवों को पोषक तत्व की, जैसे कि मैंने हमारे लिए बताया, इंसान के लिए बताया कि हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही पौधों के लिए भी कुछ पोषक तत्व जो कि उनको आवश्यकता रहेगी। अब ये पोषक तत्व जो है वो अलग अलग रहेंगे। हमारे लिए वो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, पर पौधों के लिए वो पोषक तत्व अलग अलग है। अब यहाँ पर पोषक तत्व कैसे हैं जो कि पौधों के लिए ज़रूरी है, जैसे कि कार्बन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थ जो है वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो मेन जो है हमारे पास यहाँ फर्स्ट रहेगा वृहद पोषक। वृहद पोषक जो कि ज़्यादा अमाउंट में पौधों को जिनकी आवश्यकता रहती है। वायु तथा मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त होता है और ये अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यक है। अन्य वृहद पोषक तत्व है फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सारे के सारे तत्व जो हैं पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसीलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। वृहद पोषक बच्चों वो होंगे जो कि पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, और इनके एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम और सल्फर। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक। अब सूक्ष्म पोषक क्या है? सूक्ष्म का मतलब ही होता है थोड़ा या छोटा। तो थोड़ी क्वांटिटी में जो पौधों को आवश्यक तत्व हैं वो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाएंगे। इसमें है लौह, मैग्नीज, जो कि कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता जिनकी रहती है। इसके अलावा बोरोन, जिंक, कॉपर और क्लोरीन भी जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर आते हैं। और बच्चे ये दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं और इनके उदाहरण बताइए। कई बार आपको सिर्फ उदाहरण ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये उदाहरण भी याद रहने चाहिए। वृहद पोषक में NPK याद रखना है। NPK, NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक में लौह, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और क्लोरीन। अधिक उत्पादन करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में भी इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए फसल में, तो आपको खाद और उर्वरक दोनों जो है पोषक तत्व चाहिए अपनी मिट्टी के लिए। खाद क्या होती है? खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। बच्चे, जो भी आप खाद यूज़ करते हो अपने प्लांट्स में, अपने खेत में, तो आप खाद जो है लोकली जो है वो खाद सफ़ेद खाद को बोला जाता है खाद, जबकि खाद वो नहीं है। असली खाद जो है, जो कि मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और ये किससे बनती है? जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरों से अपघटन करके तैयार की जाती है। जंतुओं के अपशिष्ट जैसे कि गोबर से, और पौधे के कचरे जो भी सूखे पत्ते होंगे उनके अपघटन से तैयार की गई जो हमारे पदार्थ जो प्राप्त होगा वो खाद कहलाएगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए, खाद भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कंपोस्ट, और या उसे हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। दूसरी है हरी खाद। अब कंपोस्ट क्या चीज़ है? पौधे और उनके अवशेष पदार्थ, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्यों के मल मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद के रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो क्या क्या बोला हमने? कंपोस्ट में क्या यूज़ होगा? पशुओं का गोबर, पौधों के अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ये सारे जो हैं इनमें जो है जीवाणु और कवक क्रिया करेंगे और उसको जो है वो खाद के रूप में बदलेंगे। जब कंपोस्ट को केंचुए के उपयोग से तैयार करते हैं उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। देखिए, आप जब भी गोबर जहाँ पर इकट्ठा फेंकते हैं अपने खेत में, वहाँ पर आपको छोटे छोटे से अर्थवर्म, कीड़े से नजर आएंगे लाल रंग के, उन्हें केंचुए कहते हैं। तो उसके द्वारा तैयार की गई खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। दूसरी प्रकार की खाद है हमारी हरी खाद। हरी खाद में क्या रहेगा? फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा गवार उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। फसल उगाने से पहले हम क्या क्या तैयार करेंगे? हम कुछ दालों के पौधे लगा देंगे और फिर क्या करेंगे? जब हम उन पर हल चलाएंगे तो हम उन पौधों को जो है हल के साथ उस मिट्टी के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये पौधे जो है वो हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और वो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए बच्चों, खाद हमने जो है वो दो प्रकार की पड़ी है। कौन कौन सी? एक कंपोस्ट और दूसरी हरी खाद। कंपोस्ट हमारी गोबर से बनने वाली, और जिसमें हम केंचुए का उपयोग भी करते हैं। केंचुए जो है उसको खाद में बदल देते हैं। दूसरी हमारी हरी खाद रहेगी। हरी खाद में हमने क्या लगाए हैं? हमने दालों के पौधे लगाए हैं फसल उगाने से पहले, और हल चलाकर हम क्या करेंगे? वो दाल सारी की सारी जो वो पौधा लगेगा वो सारा हल के साथ उस मिट्टी में मिला देंगे और उससे वो हरी खाद में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास उर्वरक। जो आप सफ़ेद खाद बोलते हो ना, खेत में हम यूज़ करते हैं, वो सफ़ेद खाद एक्चुअली में खाद नहीं है, वो उर्वरक है। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है और ये हमें फैक्ट्रियों से मिलती है। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये उर्वरक जो है वो ईजिली अवेलेबल है। उर्वरक क्या देते हैं पौधों को? उर्वरक देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। NPK जो मैंने वर्ड बोला था सबसे पहले वृहद पोषक तत्वों में, कि भाई ये तीन चीज़ें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम ही पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये उर्वरक में जो है वो भरपूर मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जबकि खाद में ये अल्प मात्रा में उपस्थित है। इसीलिए हमें उर्वरक देने भी पड़ते हैं और खाद भी देनी पड़ती है, साथ में हमें उर्वरक का भी उपयोग करना पड़ता है अपने खेतों के लिए। उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया है वो है खाद और उर्वरक में अंतर। अब बच्चों, हमने खाद भी पढ़ लिया और उर्वरक के बारे में भी पढ़ लिया। इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगेन ये पेपर में आता है। तो पेपर में जो आता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो वो आपको पढ़ना ही है। तो खाद में जो है
सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इन दोनों के डिफरेंस में, खाद और उर्वरक में? खाद जो है वो प्रमुख रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है जी, और उर्वरक जो है वो ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ, और उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ हैं। खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं, जैसे कि गोबर से, ठीक है, या पौधों के अवशिष्ट पदार्थ से। उर्वरक जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। खाद कार्बनिक, उर्वरक अकार्बनिक। खाद जो प्राकृतिक पदार्थों से बनते हैं, और उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। मैंने NP जो वर्ड बताया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये अल्प मात्रा में यानी कि कम मात्रा में खाद में उपस्थित होते हैं, परंतु उर्वरक में ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाद आपकी सस्ती होती है, घरेलू होती है, आप घर पे भी बना सकते हैं इस खाद को, जबकि उर्वरक जो होते हैं वो महंगे होते हैं और फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। खाद धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होते हैं। खाद को पौधे जो है वो धीरे धीरे अवशोषित करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और ये पानी में अघुलनशील यानी कि ये पानी में जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते, घुलते नहीं हैं। जबकि उर्वरक जो होते हैं वो आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से फसल इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये पानी में घुलनशील है। अगर आप सफ़ेद खाद को, जिसको उर्वरक कहते हैं, उसको अगर पानी में डालोगे तो फटाफट घुल जाएगी, लेकिन गोबर वगैरह जो है वो पानी में अघुलनशील है, वैसे के वैसे रहते हैं। खाद लास्ट पॉइंट है, इसका आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण किया जाता है। भंडारण मतलब आप इकट्ठा कर सकते हो, खेतों में एक जगह इकट्ठे करते रहो गोबर को, ठीक है, और जो भी पौधे के अपशिष्ट पदार्थ है, सूखे जो भी पत्ते मिलेंगे वो भी सारे इकट्ठे एक जगह कूड़ा बना कर जो इकट्ठा करके आप वहाँ पे ढेर लगा सकते हैं। उर्वरक जो है इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरलता से नहीं किया जा सकता। देखिए ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं, फिर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास आते हैं, और फिर आपके पास आते हैं, महंगे भी होते हैं, ठीक है, परंतु दोनों के अपने अपने गुण हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों जो है हमें दोनों में से एक चाहिए, हमें दोनों ही चाहिए अपने खेत में, ताकि हम उसकी फसल की जो है उत्पादन को बढ़ा सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम जो है इससे नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो किस प्रकार से हम फसल उगाते हैं, और किस प्रकार से सिंचाई देते हैं, और हमारे पास क्या क्या चक्रण रहता है, जैसे कि अंतरा फसलीकरण, मिश्रित फसल, ये क्या होती हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे।